हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आज के इस अपने प्यारे से सेशन में। मेरा नाम आस्तिक राव और आज मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स का मैं पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज मैं इस चैप्टर को वन शॉट के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग में जरूर पूछा जाता है, और शॉर्ट की तो इसकी गिनती ही नहीं है, कितने मार्क्स में ना पूछा जाए। सबसे पहले ज्यादा बात न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों में दृश्य संवेदन उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि ये जो मार्कर है, ये हमें इस तरीके से दिख पा रहा है जब कोई इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें वो डायरेक्ट मेरी आंखों तक पहुंच रही हैं एक ऊर्जा की माध्यम से, जिसके कारण ये हमें मार्कर दिखाई दे रहा है, या कोई भी वस्तु है जो जिससे हमें दिखाई देती है। आइए जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। इसको थ्योरी के माध्यम से लिख लेते हैं ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर तरीके से लिख पाएं। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रकाश। अब लिखते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती है। जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश कहलाता है। इसके निम्नलिखित कई गुण भी होते हैं, तो इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं। इसके लिखते हैं गुण। हेडिंग डालिए प्रकाश एक सीधी सरल रेखा पर चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, परंतु हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यही है प्रकाश के गुण। आइए इसको एक एक करके अपने नोट्स के माध्यम से इसको लिखते हैं। नंबर 1, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, स्वयं नहीं दिखता, परंतु हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। नंबर 2, प्रकाश सीधी सरल रेखा पर चलता है। नंबर तीसरा पॉइंट, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नंबर चौथा पॉइंट, प्रकाश फोटोन के पैकेट के रूप में चलता है। आइए दोबारा इसको समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृश्य संवेदन उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आइए इसके गुण जान लेते हैं एक एक करके कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, परंतु हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा पर चलता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश छोटे छोटे फोटोन के पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है। यह है प्रकाश की कहानी। आइए जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में परिभाषा लिखते हैं, जिससे कि बहुत आसानी होगी परिभाषा लिखने में। ये रहा आपका परावर्तक तल। इस किरण का नाम है आपतित किरण। इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। ये अभिलंब है। ये परावर्तक तल। ये जो मिड पॉइंट जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आइए इसको फिगर के माध्यम से अब इसकी परिभाषा लिखी जाएगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। जान लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, आपतन बिंदु पर बना विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसको थ्योरी के माध्यम से लिखते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसके निम्नलिखित दो नियम है। अब उसके नियमों को फिगर के माध्यम से बहुत आसान तरीके से आज लिखेंगे। सबसे पहला नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना विलंब, आपतन बिंदु पर बना विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण I, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इसको आइए परिभाषा के माध्यम से लिखते हैं। नियम नंबर 1, आपतित किरण
परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर बना विलंब पर बना अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग डालिए प्रकाश का अपवर्तन। इस साइड फिगर बनाएंगे, इस साइड लिखेंगे। सबसे पहले फिगर बना लीजिए। आइए प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग में से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आइए इसको हम थ्योरी के माध्यम से लिखते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन के भी निम्नलिखित दो नियम होते हैं। इसको भी हम फिगर की माध्यम से बड़े आसान तरीके से ही लिखेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर बना विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। किसी एक माध्यम में, आइए इसको अब थ्योरी के माध्यम में लिखते हैं। नियम नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का सेम नियम है, सिर्फ उसमें परावर्तन हो रहा था, इसमें अपवर्तन हो रहा था।
उसमें परावर्तन हो रहा था इसलिए उसमें परावर्तित किरण, इसमें अपवर्तन हो रहा है इसमें इसलिए इसमें अपवर्तित किरण। आइए जानते हैं दूसरा नियम क्या होता है। किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम नियतांक कहते हैं। क्या किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम नियतांक कहते हैं। इसे हम स्नेल के नियम से नाम से भी जानते हैं। आइए इसको भी लिख लेते हैं। किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को नियतांक कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखिए, n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख चुके होंगे, इसलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर का नया पार्ट, दर्पण। आप जान लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से दर्पण होते हैं, उनको भी हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे ज्यादा दर्पण से सवाल आते हैं, उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। हेडिंग डालिए दर्पण। दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वह होता है जिसके सामने सभी के सभी लोग सुबह सुबह उठकर चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े होने पर उस जितनी दूर तक आप खड़े होगे उतनी ही दूर पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण के सामने जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई देता है और प्रतिबिंब का बायां हाथ हमारा दायां हाथ दिखाई देता है। इसे पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो +1 डायोप्टर होती है। आइए हम इस दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। ये रहा आपका समतल दर्पण। आप कुछ इतनी दूरी पर खड़े हैं, ये मान लीजिए कि आप खड़े हैं। दर्पण के पीछे दर्पण में उतनी ही दूरी पर आपका ये प्रतिबिंब बन रहा है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। इसकी आवर्धन क्षमता +1 डायोप्टर होती है। आइए इसको हम थ्योरी के माध्यम से लिखते हैं। हेडिंग डालिए समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। नंबर 2, इसकी आवर्धन क्षमता +1 डायोप्टर होती है। नंबर 3 पॉइंट, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नंबर 4 पॉइंट, इसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई देता है तथा प्रतिबिंब का बायां हाथ हमारा दायां हाथ दिखाई देता है। इसे पार्श्व क्रम कहते हैं। ये रही कुछ समतल दर्पण के बारे में छोटी छोटी जानकारियां जो कि एग्जाम में 5 से 6 नंबर में आसानी से पूछ लिया जाता है। आप इतने पॉइंट लिख कर आ जाइए, आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आइए जान लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। सबसे पहले हम एक एक करके इन दर्पणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। सो आइए हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ऐसा दर्पण, आइए जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है।
ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसकी कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। दोबारा से फिर इसका चित्र बना लेते हैं। ये दूरी हो गई फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के बीच की जो दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आइए इसकी मुख्य परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। हेडिंग डालिए सबसे पहले वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। हेडिंग डालिए नंबर 1 वक्रता त्रिज्या। आइए जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी होती है जो तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आइए इसके पॉइंट के माध्यम से लिखते हैं। वक्रता केंद्र तथा आज आओ ध्रुव पी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट फोकस दूरी। ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट फोकस बिंदु। वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के मध्य बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के मध्य बिंदु को
फोकस बिंदु कहते हैं। ध्रुव क्या होता है? 4th नंबर ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का द्वारक, हेडिंग डालिए, दर्पण का द्वारक। दर्पण के द्वारक यानी कि ये M1 M2 दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। आइए इसको भी लिखते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आइए जान लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि हम जान लेते हैं ये कोई खोखला गोला है, ये इसका केंद्र है। केंद्र से जो व्यास की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से जो व्यास की दूरी होती है आधी दूरी, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद जान लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है। ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए जान लेते हैं फोकस बिंदु क्या होता है। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के मध्य बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। वक्रता केंद्र C ध्रुव P के मध्य बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। अब जान लेते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जान लेते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे हम M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा आज आपका पहला पार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से आप समझे होंगे और आप इनको एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग से बिल्कुल न जाएं। इसके चलते चलते एक शायरी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहिएगा।